नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। ठीक है दोस्तों अब पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है, संस्कृति के घटक कौन से हैं, जिनमें हमने देखा था भौतिक और अभौतिक घटकों के बारे में देखा था। साथ ही हमने देखा था कि संस्कृति के तत्व कौन कौन से हैं, संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं और विश्व में जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था कि ब्रोक महोदय ने विश्व को 8 आधारों पर 4 बृहद और 2 लघु सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम आपसे बात करते हैं उसके आगे की। ठीक है, इनके द्वारा जो ब्रोक महोदय के द्वारा 4 प्रमुख और 2 छोटे सांस्कृतिक प्रदेश दिए गए हैं, उन्हीं की व्याख्या हम करेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया था। तो चलिए हम सबसे पहले बृहद सांस्कृतिक प्रदेशों को देख लेते हैं जो उन्होंने बताए थे 4। उसमें पहला था आपका ईसाई सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर ईसाई सांस्कृतिक प्रदेश है तो इन देशों में ईसाई धर्म की प्रधानता होगी, ये आपको याद रखना है। यह ईसाई धर्म के लोगों द्वारा विकसित एक सांस्कृतिक प्रदेश है और इनका विश्वव्यापी प्रभाव है, यानी कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रभाव पाया जाता है, जैसा आप खुद देखते हैं वर्तमान समय में। वर्तमान में ये सर्वाधिक विकसित संस्कृति है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रत्येक क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के कारण इसे उप सांस्कृतिक प्रदेशों में भी विभाजित किया गया है। ठीक है, जो ईसाई सांस्कृतिक प्रदेश है उसको भौगोलिक विशेषताओं के कारण इसको अलग अलग उप संस्कृतियों में बांटा गया है। और वो कौन कौन सी उप संस्कृतियाँ हैं जिन्हें बांटा गया है, तो पहला है आपका पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति, दक्षिण यूरोपीय संस्कृति, आंग्ल यूरोपीय संस्कृति, लैटिन अमेरिकी संस्कृति, पूर्वी यूरोपीय संस्कृति, दक्षिण अफ्रीकी और अफ्रीकी उच्चभूमि संस्कृति, और 7वीं है ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया संस्कृति। इन सब में दोस्तों देख रहे होंगे कि पार्टिकुलर एक क्षेत्र लगा हुआ है। ठीक है, जैसे पश्चिमी यूरोपीय अगर संस्कृति है तो जाहिर सी बात है कि यूरोप का जो पश्चिमी वाला पार्ट होगा यहाँ पर पाई जाएगी। दक्षिणी यूरोपीय संस्कृति है तो यूरोप के दक्षिण भाग में पाई जाएगी। आंग्ल यूरोपीय संस्कृति है तो ये USA और कनाडा में पाई जाएगी। लैटिन अमेरिकी संस्कृति है तो दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाई जाएगी। पूर्वी यूरोपीय है तो यूरोप के पूर्वी भाग में होगी ये। दक्षिण अफ्रीकी और अफ्रीकी उच्चभूमि संस्कृति, ठीक है, तो इसके अंतर्गत अफ्रीका का दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग सम्मिलित है। ओसेनिया और ऑस्ट्रेलिया संस्कृति, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड में संस्कृति पाई जाएगी वो शामिल होंगी उसमें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख भी लेते हैं इनका। विश्व में जो आपकी ईसाई सांस्कृतिक प्रदेश है, पहला ही है आपका ईसाई सांस्कृतिक प्रदेश, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप का पूर्व पश्चिमी और दक्षिणी भाग, ठीक है, अफ्रीका का उत्तरी भाग भी शामिल है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यहाँ तक कि भारत में भी है ये थोड़ी सी संस्कृति। ठीक है, तो ये आप मैप में भी देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति, दोस्तों इस संस्कृति में प्रोटेस्टेंट समुदाय के कारण आधुनिक प्रगतिशील विचारों को अपनाया गया है। ठीक है, जो दोस्तों ईसाई संस्कृति है वो 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, एक तरफ प्रोटेस्टेंट है और दूसरी तरफ कैथोलिक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ईसाई संस्कृति 2 भागों में बटी हुई है, एक तरफ प्रोटेस्टेंट और एक तरफ कैथोलिक है। तो जब पश्चिमी यूरोपीय लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं। ठीक है, इसी कारण ये प्रगतिशील विचारों को अपनाती है। फलस्वरूप उच्च तकनीक स्तर, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण यहाँ बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, प्रगतिशील विचार हैं, यानी कि आधुनिक प्रगतिशील विचार हैं, तकनीकी भी उच्च है, औद्योगिकरण बहुत हुआ है और नगरीकरण भी बहुत अधिक हुआ है। यहाँ पर उच्च सामाजिक स्तर के अंतर्गत कुल साक्षरता, स्त्रियों की उच्च साक्षरता, खुले समाज हैं, यानी कि ओपन माइंडेड हैं ये लोग, जैसे तत्व विकसित हुए हैं।
लेकिन साथ ही भौतिकवादी संस्कृति के कारण निजी जीवन की प्रमुखता, विवाह, परिवार जैसी संस्थाओं का टूटना आदि समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। यानी कि यहाँ पर लग्जरी लाइफ जीते हैं लोग, भौतिकवादी संस्कृति है, महंगे महंगे खर्चे होते हैं इनके, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है दक्षिण यूरोपीय संस्कृति। यहाँ पर दोस्तों कैथोलिक समुदाय के लोग रहते हैं। पश्चिमी यूरोपी में कौन रहते थे? प्रोटेस्टेंट समुदाय के, लेकिन दक्षिणी यूरोपीय संस्कृति में कैथोलिक लोग रहते हैं। ठीक है। और इसी के प्रभाव के कारण धर्म के परंपरागत रूढ़िवादी मान्यताओं का प्रभाव बना हुआ है। ठीक है। और जो पश्चिमी संस्कृति थी वो कैसी थी? आधुनिक प्रगतिशील विचारों वाली। और ये कैसी है? धर्म के परंपरागत रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रभाव में ये बनी हुई है। यहाँ जो विकास है वो पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की तुलना में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, यानी कि कम हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है आंग्ल अमेरिकी संस्कृति। इसमें आपका यूएसए और कनाडा शामिल हैं, यानी कि जो यूएसए और कनाडा में संस्कृति विकसित हुई है वो आंग्ल अमेरिकी संस्कृति है। यहाँ पश्चिमी यूरोपीय जनसंख्या ही प्रवासित हुई है, यानी कहने का मतलब है कि पश्चिमी यूरोप से जनसंख्या प्रवास करके यूएसए और कनाडा में बसी हुई है। ठीक है। फलतः तीव्र औद्योगिकरण यहाँ भी हुआ है। सामाजिक और आर्थिक विकास का उच्च स्तर है। पश्चिमी यूरोप के समान ही है, लेकिन अमेरिकी संस्कृति मैक्सिको से दक्षिण चिली तक पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अमेरिकी संस्कृति यहाँ दक्षिणी यूरोप, मुख्यतः स्पेन और पुर्तगाल से जनसंख्या प्रवासित हुई है। ठीक है। यानी कि पश्चिमी यूरोप से भी जनसंख्या गई है यूएसए और कनाडा में, और दक्षिणी यूरोप से भी जनसंख्या गई है। अतः यहाँ पर कैथोलिक संप्रदाय का प्रभाव व्यापक रूप से भी पाया जाता है। यानी कि यूएसए और कनाडा में प्रोटेस्टेंट धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं और कैथोलिक समुदाय के लोग भी रहते हैं। यह प्रदेश विकासशील अवस्था में है, ये भी आपको याद रखना है। ये विकसित अवस्था में नहीं है, विकासशील अवस्था में संस्कृति के मामले में। ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है कि यूएसए कनाडा एक विकसित राष्ट्र हैं और आर्थिक सामाजिक विकास का स्तर कम विकसित है। ठीक है। इसके बाद है पूर्वी यूरोपीय संस्कृति प्रदेश। इसके अंतर्गत सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ है। तो इन व्यवस्थाओं को भी आपको याद रखना है। यह सोवियत संघ के नेतृत्व में, यानी कि सोवियत संघ जो होता है था आपका रूस प्लस 15 देश। ठीक है, जिसे यूएसएसआर के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? यूएसएसआर के नाम से जानते थे। इसमें 15+1 यानी कि रूस और 15 अन्य देश भी शामिल थे, जो कि 1991 में अलग हो चुका है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ है, जहां कृषि क्षेत्र में कोल खोज और सोव खोज जैसी कृषि संस्कृतियां विकसित हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ भी कैथोलिक संप्रदाय का प्रभाव रहा है, लेकिन 1980 के दशक के अंत तक प्रगतिशील विचारों वाली प्रतिक्रियावादी आंदोलन ने इसे वर्तमान में पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति के करीब ले आया है और नवीन आर्थिक नीतियां अपनाई जाने लगी हैं। ठीक है। इसके बाद है दक्षिणी अफ्रीका संस्कृति। इसके अंतर्गत भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र एवं मध्य अफ्रीका के उच्च भूमि के बागानी फसलों के क्षेत्र में ईसाई धर्म के लोगों का बसाव है। यानी कि जैसे कि अफ्रीका है आपका, तो अफ्रीका का उत्तर वाला पार्ट जो कि भूमध्य सागर के पास है, और मध्य जो भूमि है, यहाँ पर जो भूमि है वहाँ पर बागानी फसलों वाले क्षेत्र, यानी उच्च बागानी फसलों वाले क्षेत्र ईसाई धर्म के लोगों का रहते हैं, बसाव है। ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया संस्कृति के क्षेत्र में भी पश्चिमी यूरोपीय देशों से ही जनसंख्या अधिवासित हुई है, जहां विकास का स्तर तीव्र है। यानी कि जहां जहां पर पश्चिमी यूरोप से, ठीक है, ये मान लीजिए यूरोप है आपका, तो पश्चिमी यूरोप से जनसंख्या प्रवास करके जहां जहां पर बसी हुई है, वहां पर पश्चिमी यूरोपीय
संस्कृति ही लगभग पाई जाती है, जिसमें प्रोटेस्टेंट धर्म की ही प्रधानता है, आपको पता है, ठीक है। और जो पश्चिमी यूरोप से लोग जाकर के जहाँ पर बसे हैं वहाँ पर विकास का जो स्तर है वो तीव्र है हर जगह। तो ओसेनिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पश्चिमी यूरोप से ही लोग गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का भी विकास का स्तर उच्च है, ठीक है। हालांकि दक्षिणी अफ्रीकी और ओसेनियाई देशों में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सीमित रूप से परिवर्तन भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बृहद सांस्कृतिक प्रदेश है इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदेश। जाहिर सी बात इस्लामिक है तो यहाँ पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का प्रदेश है, जिसमें मध्य पूर्व के देश मुख्यतः आते हैं, ठीक है। मध्य पूर्व का मतलब है दोस्तों कि जो आपका एशिया है, एशिया के पश्चिम वाले देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में मोरक्को से उत्तर पूर्व में अफ़गानिस्तान तक और पूर्व में बलूचिस्तान से पश्चिम में तुर्की तक पाया जाता है, ठीक है। तो विस्तार आपने देख लिया। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों इस्लामिक संस्कृति को दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका जो भी आपका ग्रीन कलर या दिखाई दे रहा है ये सब आपका क्या है, ये इस्लामिक कंट्रियाँ या पूरा क्षेत्र जो है, जैसे ये वाला दक्षिण पूर्व एशिया वाला क्षेत्र और ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ है, ठीक है। और इस्लामिक संस्कृति को अरब संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश पर धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है, जिसका संबंध भौगोलिक परिस्थितियों और इस प्रदेश के कठिन जीवन से है। 5 बार मक्का की दिशा में नमाज अदा करने की प्रथा से समय और दिशा का निर्धारण होता है, ठीक है। मक्का और मदीना 2 ऐसे इस्लाम धर्म में पवित्र स्थान हैं जो कि सऊदी अरब में पड़ते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सऊदी अरब में मक्का और मदीना दोनों स्थान हैं। और समय और दिशा का निर्धारण कैसे होता है, दिन में 5 बार नमाज अदा करने की प्रथा से होता है। पुनः मांसाहार का धर्म में मान्यता मिलने का कारण कृषि क्षेत्र की कमी है, ठीक है। इन देशों में थोड़ा कृषि क्षेत्रों की कमी है, इसलिए मांस को प्रमुखता दी गई है, तो मांसाहार का धर्म यहाँ पर मान्यता मिलती है। लेकिन साथ ही इस्लाम के व्यापक प्रभाव के कारण धार्मिक कट्टरवादिता और रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि धर्म का बोलबाला है बेसिकली। वर्तमान में तेल उत्पादन के कारण आर्थिक दृष्टि से यह प्रदेश विकसित हो चुका है, यानी कि इन देशों में तेल बहुत अधिक मिलता है। जितनी भी मुस्लिम कंट्री है या इस्लाम कंट्रियां हैं वहाँ पे तेल बहुत अधिक मिलता है और आधुनिक जीवन शैली को अपनाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसके बाद अगली जो बृहद संस्कृति है दोस्तों वो इंडिक संस्कृति है। इंडिक का मतलब इंडिया से ही संबंधित है। ये मुख्यतः भारत में विकसित हुई है, जो पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में नंगा पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग सम्मिलित रूप से निवास करते हैं, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। यहाँ विश्व के सर्वाधिक हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी जनसंख्या पाई जाती है। इस चित्र के माध्यम से इंडिक कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना का तिब्बत वाला भाग, भूटान, म्यांमार और ये जो दक्षिण पूर्व के जो देश हैं यहाँ पर भी इंडिक संस्कृति का प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत दिखाया गया है साउथ एशिया रीजन्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड, जैसे अफ़गानिस्तान, तिब्बत, यमन, फिलीपींस कंट्रीज कल्चरली लिंक्ड है, मतलब सांस्कृतिक रूप से संबंधित है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, साउथर्न एंड सेंट्रल वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, ईस्ट तिमोर, इन सभी पर इंडिक संस्कृति का प्रभाव पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अतः इस सांस्कृतिक प्रदेश पर किसी एक धर्म का प्रभाव नहीं है,
यानी कि जितने क्षेत्रों में इंडिक संस्कृति पाई जाती है वहाँ पर पार्टिकुलर एक कोई धर्म का प्रभाव नहीं है, सब मिले जुले धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन वैदिक परंपराओं तथा वैदिक संस्कृति का प्रभाव बना हुआ है। कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति और परंपराएं यहाँ पर प्रभाव उनका अधिक है। इस प्रदेश का जो बहुवादी सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिक प्रदेश को बहुवादी सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है क्योंकि बहुत से धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। धर्म की तुलना में प्राकृतिक कारकों का विशेष प्रभाव है, जैसे मानसून, कृषि, सांस्कृतिक एकता के प्रमुख कारक हैं। ब्रॉक महोदय ने इंडिक संस्कृति को बैलगाड़ी की संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति और कृषि संस्कृति भी कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिक संस्कृति को बैलगाड़ी संस्कृति भी कहा जाता है, ग्रामीण संस्कृति भी कहा जाता है, कृषि संस्कृति भी कहा जाता है, विविधता में एकता वाली संस्कृति भी कहा जाता है और बहुवादी संस्कृति भी कहा जाता है। और ये कहा किसने है? तो ब्रॉक महोदय ने। तो ये आपको याद रखना है। इसे विविधता में एकता वाली संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक, भौगोलिक, भाषाई विविधता होने के बावजूद एकता के तत्व भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि धार्मिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक और भाषाई रूप से भिन्नता मिलती है यहाँ पर, लेकिन ये सभी एक तत्व भी पाए जाते हैं, एकता का तत्व भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों बृहद सांस्कृतिक प्रदेशों में अगला नाम है आपका पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। पूर्वी एशियाई का मतलब जो एशिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ है? पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका विस्तार चीन, मंगोलिया, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो जो पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश है वो चीन, मंगोलिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में फैला हुआ है। यहाँ पर मंगोल प्रजाति के लोग रहते हैं, मंगोलायड प्रजाति के लोग रहते हैं, लोग निवास करते हैं और बौद्ध धर्म की प्रमुखता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश में मंगोलायड प्रजाति है और धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म की प्रमुखता है। जैसे कि चाइना के लोगों को आपने देखा होगा, आंखें छोटी छोटी होती है, चेहरा भी छोटा होता है, बाल सीधे होते हैं और सुनहरे होते हैं, ठीक है। तो वही आपकी मंगोलायड प्रजाति है और बौद्ध धर्म की प्रमुखता पाई जाती है यहाँ पर। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों जो आपकी पूर्वी एशियाई संस्कृति है उसे दिखाया गया है। जो नीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी पूर्वी एशियाई संस्कृति है, ठीक है, जिसमें चाइना आता है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चीन जैसे देश में वर्तमान में धार्मिक प्रभाव में कमी और बौद्ध धर्म के आधुनिक रूप को स्वीकार किया गया है। यानी कि चीन में धार्मिक या कहते हैं धर्म का ज़्यादा बोलबाला नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म उन्होंने आधुनिक रूप को स्वीकार किया है। अर्थात बौद्ध धर्म की मान्यताओं का वैज्ञानिकरण हुआ है। यानी कि बौद्ध धर्म वो मानते हैं लेकिन वैज्ञानिक रूप से मानते हैं, अंधविश्वासी वाला नहीं मानते हैं, ठीक है। अतः विकास की गति भी तीव्र हुई है। जब हम धर्म को वैज्ञानिकता की कसौटी पर रख कर उसे अपनाते हैं और अंधविश्वास नहीं करते हैं तो उससे हमारी क्या होती है? विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। यहाँ जापान, दक्षिण कोरिया में औद्योगिक और महानगरीय संस्कृति का भी विकास हुआ है। जापान में विकसित देशों की तरह तीव्र औद्योगिक नगरीय विकास हुआ है। सामाजिक विकास भी विकसित देशों की तरह ही हुआ है, ठीक है। अतः जापान एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि विकसित है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एशिया का एकमात्र देश जो विकसित है तो वो आपका जापान है, ठीक है। तो ब्रॉक महोदय ने 4 बृहद सांस्कृतिक प्रदेश बताए थे। उसमें हमने देखा ईसाई सांस्कृतिक प्रदेश, ठीक है, और आपका इस्लाम सांस्कृतिक प्रदेश, इंडिक सांस्कृतिक प्रदेश और पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा 2 उन्होंने लघु सांस्कृतिक प्रदेश भी बताए थे। वो कौन कौन से थे? दक्षिण पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश, ठीक है, और मेसो अफ्रीकन सांस्कृतिक प्रदेश 2 बताए थे। तो पहला था आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश।
तो दक्षिण पूर्वी एशियाई शब्द जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश ही इसमें आएंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहाँ पर मिश्रित संस्कृति पाई जाती है, यानी कि सभी संस्कृतियों का मिला जुला रूप पाया जाता है। जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न धर्मों की बहुलता है, जैसे बाली द्वीप पर हिंदुओं की बहुलता है, फिलीपींस पर ईसाई लोगों की बहुलता है, कंबोडिया और लाओस में बौद्ध धर्म की बहुलता है, इंडोनेशिया एवं मलेशिया में इस्लाम धर्म की बहुलता है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग द्वीपों पर, अलग अलग देशों पर अलग अलग धर्म की बहुलता पाई जाती है, क्योंकि द्वीपीय स्थिति होने के कारण यहाँ के विभिन्न द्वीपों के लोग आपस में ही अंतर आकर्षित हुए हैं। ठीक है, अतः यहाँ पर मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ है। अंतर आकर्षित का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे एक द्वीपीय है, यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले रहते हैं, यहाँ पे ईसाई धर्म वाले रहते हैं, तो ये स्थानांतरित हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो इन धर्मों का या इन संस्कृतियों का मिश्रण हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं म्यांमार, लाओस, ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, और ये आपका नीचे पड़ता है आपका इंडोनेशिया पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। ये आपका साउथ चाइना सी है, ये अंडमान सागर है, ये से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मिश्रित संस्कृति वाला क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया वाला, जहाँ सभी धर्मों के लोग अधिवासित हैं यानी कि रहते हैं। यहीं सिंगापुर एवं हांगकांग में नगरीय और औद्योगिक संस्कृति भी विकसित हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ब्रोक महोदय के द्वारा दिए गए दो लघु सांस्कृतिक प्रदेशों में मेसो अफ्रीकन सांस्कृतिक प्रदेश दूसरा प्रदेश है। इसके अंतर्गत यह जनजातीय लोगों की संस्कृति का प्रदेश है। ठीक है, जनजातियां आपको पता है कि वह लोगों का समुदाय जो मुख्य धारा से अलग होते हैं। ठीक है, और उनकी एक अलग ही रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा आदि सब कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो वो जनजातीय होता है। तो ये जनजातीय लोगों की संस्कृति है और मुख्यतः अफ्रीकी जनजातियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अन्य क्षेत्रों के भी जनजातीय प्रदेश इसी सांस्कृतिक प्रदेश के अंग हैं। ठीक है, लेकिन विकसित जनजातियों को जिनका अंतर आकर्षण बाहरी लोगों से पूर्णतः हो चुका है, जैसे यूएसए का रेड इंडियंस, साइबेरिया का युकाधिर और मध्य एशिया का कजाक जैसी जनजातियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि जिन जनजातियों के लोगों का जो रहन सहन है वो उच्च हो चुका है, उन्हें इस सांस्कृतिक प्रदेश में नहीं शामिल किया जाता। वर्तमान में इस प्रदेश की जनजातियों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस तरह विश्व का विभिन्न जो सांस्कृतिक परिमंडल है वे कई कारकों की अंतर क्रिया के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, मेसो सांस्कृतिक प्रदेशों को दोस्तों अफ्रीका के मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत वे सभी जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो कि जनजाति वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुलानी है, हौसा, ठीक है, योरुबा, इग्बो, अम्हारिक, ओरोमो, स्वेली, लिंगाला, ठीक है, कोंगो, चेवा, शोवा, सोथो, ठीक है, अरेबिक, तो आदि प्रकार की ये जनजातियां हैं। इसी जनजातियों के आधार पर मेसो अफ्रीकन सांस्कृतिक क्षेत्र को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों है भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी कि इंडियन कल्चरल रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, इंडियन कल्चरल रीजन कौन कौन से हैं तो हम नीचे देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे ऊपर कि भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं
भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र भारत की विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने परिभाषित 7 अधिव्यापी क्षेत्र बताएं। यानी कि जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसने भारत में 7 प्रकार की सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को एक क्षेत्रीय केंद्र प्रदान किया गया है। ठीक है। कुछ भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं जो हमारी संस्कृति में पाई जाती हैं, जैसे कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है। प्राचीनता है, अविच्छिन्नता भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यहाँ पर सांप्रदायिक एकता है, यानी कि सभी धर्मों के लोग मिल कर के रहते हैं, और सहिष्णुता भी पाई जाती है, यानी कि विचारों में भी मेल होता है उनके। हमारे देश में वर्ण आश्रम व्यवस्था है। आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ पाई जाती है। खुली दृष्टि है, यानी कि ओपन माइंडेड लोग रहते हैं, और ग्रहणशीलता यानी कि ऐसा नहीं कि हम अपनी बात को ही माने। अगर किसी संस्कृति में कोई नई चीज़ है तो उसे हम भारतीय संस्कृति में शामिल कर लिया जाता है। विविधता में एकता है। विविधता में एकता का मतलब यही है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जाति संस्कृति के लोग हैं, आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से, तो हमारे देश में एकता पाई जाती है। समानता और कल्याणकारी भावना है। हमारी जो संस्कृति है समानता और कल्याणकारी पर बल देती है। संयुक्त परिवार प्रणाली है। हालांकि दोस्तों अब संयुक्त प्रणाली धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लोग अब एकल परिवार पर ज़्यादा निर्भर होना चाहते हैं, तो संयुक्त परिवार प्रणाली टूटती जा रही है। लेकिन ये हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं। ठीक है। अब इस चित्र के माध्यम से दोस्तों 2011 में भारत को सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जैसे कश्मीरी सांस्कृतिक प्रदेश, लद्दाखी रीजन, ठीक है, हिंदू पहाड़ी रीजन, हिंदू हिंदी कल्चरल रीजन, ठीक है, अहोम रीजन, मिक्स कल्चरल रीजन, ट्राइबो हिंदू मिक्स्ड रीजन, हिंदू बंगाली रीजन, हिंदू गुजराती रीजन, हिंदू मराठी रीजन, द्रविड़ तेलुगु रीजन, ठीक है, इंडो पुर्तगीज रीजन, द्रविड़ कन्नड़ रीजन, ठीक है, और द्रविड़ तमिल रीजन और द्रविड़ मलयालम रीजन। ठीक है। तो इस प्रकार भारत को अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेशों में भी विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने सांस्कृतिक प्रदेशों का जो टॉपिक था उसको समाप्त किया है। ठीक है दोस्तों। जो इस टॉपिक से संबंधित जो PDF है आपका, ठीक है, यानी कि इस लेक्चर से संबंधित जो PDF है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो पहले कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।